सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। 346 सफ़ों पर मुश्तमिल शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया। इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया। इस रिपोर्ट में 6 ग्रुप्स का जिक्र किया जा रहा है जिन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उनमें जहांगीर तरीन, मुनिस इलाही और ओमनी ग्रुप भी शामिल हैं। इस पर जहांगीर तरीन साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी, इल्ज़ामात सुनकर झटका लगा और वो इल्ज़ामात को गलत साबित कर देंगे। शहजाद अकबर साहब ने इस रिपोर्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने बताया कि शुगर मिल्स ने 18 था 19 में 12, जबकि 2019 था 20 में 14 रुपये ज़्यादा कीमत मुकर्रर की। सारी शुगर मिल्स ने 2 खाते बनाए हुए थे। एक खाता हुकूमत को और दूसरा सेठ को दिखाया जाता था। चीनी की बेनामी फ़रोख्त भी दिखाकर टैक्स चोरी किया गया और शुगर मिलों ने गैर कानूनी तौर पर क्रशिंग यूनिट्स में इजाफा किया। शहजाद अकबर साहब ने मजीद क्या कहा? वो कहते हैं जी कि सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देकर बेतहाशा फ़ायदा पहुंचाया। शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स में डबल रिपोर्टिंग के शवाहिद मिले हैं और कच्ची पर्ची का रिवाज भी बहुत मिला और किसानों को 40 करोड़ रुपए कम दिए गए। JDW ग्रुप की शुगर मिल्स का जो है कॉरपोरेट फ्रॉड में मुलव्विस निकली है और जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स और ओवर इन्वॉइसिंग और साथ साथ ओवर इन्वॉइसिंग और डबल बिलिंग में भी मुलव्विस निकली है। इंक्वायरी कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया, जिनकी गफलत के बायस चीनी का बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। अब जो केन कमिश्नर्स हैं, उनसे लेकर SCCP, मुसाबकती कमीशन, FBR, स्टेट बैंक, सब ने गैर जिम्मेदारी दिखाई है। विफाकी काबीना ने दीगर मिलों का भी फॉरेंसिक ऑर्डर करने की हिदायत की है और रिकवरी करके पैसे आवाम को देने की सिफारिश की। शहबाज शरीफ साहब ने इस बार भी रिपोर्ट को वेलकम करने के बजाय इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके ख़ानदान ने कोई चीनी एक्सपोर्ट नहीं की, बल्कि उसे फ़ायदा उठाने वाले वो लोग हैं। इससे फ़ायदा उठाने वाले कौन लोग हैं? जिन्होंने इमरान खान का किचन चलाया। इमरान खान ने अपने ही प्यारों को खुश किया है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ हुआ है कि जी असद उमर को शुगर इंडस्ट्रीज ब्लैकमेल कर रही थी कि क्रशिंग उस वक्त शुरू की जाएगी जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाएगी। चीनी कमीशन के क़याम का फैसला उस वक्त किया गया था जब चीनी की कीमत अचानक बढ़ गई थी और 80 रुपये के करीब जा पहुंची थी और तवील अरसे बाद मुल्क में ये रिवायत चली कि किसी भी फ्रॉड या करप्शन के पीछे जो लोग मुलविस हों, उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई हो बल्कि वो रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए, उनके नाम भी सामने लाए जाएं। लेकिन इस रिवायत पर ऑपोजिशन को क्या एतराज़ हो सकता है और क्यों? हुकूमत अगर ऐसे ही रिपोर्ट्स पब्लिक करती रही तो इमरान खान सबको अलबत्ता सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। अगर हो सकता है तो कितना नुकसान हो सकता है और कैसे? इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करूँगी। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने प्रोग्राम में दावत दी है। हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करेंगे तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नकवी साहब वार्म वेलकम। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर भी हैं, बड़ा खुलकर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। धामरा साहब, आपको भी वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और नून लीग से कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ मौजूद है। शेख साहब, आपको भी बहुत वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। और सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं राना मुबशर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मुबशर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं किससे करूं जी? कैसर अहमद शेख साहब आपसे करती हूं या आजिज़ धामरा साहब आपसे? चले कैसर अहमद शेख साहब आपसे करती हूं। नून लीग को इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या नकाइस नज़र आ रहे हैं शेख साहब? ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड नहीं आ गया कि जी तमाम लोग जो गलत कर रहे हैं वो बेनकाब होंगे, चाहे उनका ताल्लुक वज़ीर आज़म के करीबी लोगों से क्यों ना हो? ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट किया। ऐसा कभी नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं किया था। जी आपने जो कहा ये देखिए ना, बड़ा अच्छा ट्रेंड आ गया है, आप दुरुस्त कह रही हैं। एक तो रिपोर्ट आए और फिर रिपोर्ट में देखिए कुछ निकले। बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि रिपोर्ट आई, फोरेंसिक रिपोर्ट आई, उसमें क्योंकि सब पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, और जिसके खिलाफ असल में हमारे यहाँ अभी तक लोगों को किसी चीज़ का एतबार नहीं है ना। देखिए ये इलेक्शन हमारी हुकूमत तो 2 साल पहले थी, मई 2018 तक थी, अब 2 साल हो गए और इसी वादे पे, इसी बात पे कि भाई हम लुटी हुई दौलत वापस लाएंगे, निकालेंगे। अब बताइए कि 2 साल में कितनी
लूटी हुई दौलत निकली। अलबत्ता ये खुद कह रहे हैं कि सैकड़ों अरब रुपए नए लूटे गए। किसने लूटे वो रिपोर्ट आ जाएगी, यही रिपोर्ट आएगी ना कि किसने लूटे, ठीक है, पता लग जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन करें और वो लूटी हुई दौलत वापस लाएं। आवाम को इससे क्या, आज कितनी स्वानी बात की गई है कि वो लूटी हुई दौलत जो वापस हम लेंगे वो हम काश्तकारों को देंगे। अब अंदाजा कीजिए कि आपने खुद 2 साल हुए प्लान नहीं कर सके, आपको पता था कि डॉलर जो है 115 से 160 रुपए हो गया, कीमत तो बाहर डॉलर में बिक रही थी, ये चीनी जो एक्सपोर्ट हो रही थी उसकी कीमत ऑटोमेटिकली 30% बढ़ गई जो मिली शुगर मिलों को जो ऑर्डर थे और जो बाद में भी एक्सपोर्ट हुई। उसके बावजूद 2 साल होता रहा, ये 1 साल तो पिछला पूरा होता रहा ना, प्राइस 53 रुपए से 80 रुपए और ये सब होती रही और हर महीने बढ़ती रही और कोई कैबिनेट कोई जो फैसला किया काबीना ने या कोई पंजाब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब हो गया, सारा काम हो गया, लोगों ने अपना लुट गए और जिनको भी पैसे मिले वो रिपोर्ट आएगी और बिल्कुल अच्छी बात है, मैं बहुत सराहता हूँ कि जायज़ रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन वो मुझे ये बताइए उससे क्या होगा। क्या पहले आपकी एक लूटी हुई दौलत इकट्ठी थी, अभी 200-300 अरब रुपए या जितनी भी है उसमें अमाउंट वो और इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या होगा, क्या कब वापस आएगी। लोगों को तो इससे इंटरेस्ट है कि ये हुकूमत उन्होंने बनाई कि भाई ये जो है मामलात शफाफ होंगे। अलबत्ता आप देख रही हैं डॉक्टर फिजा कि जो ग्रोथ हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे वक्त में 5.8 थी, अब वो सुकड़ के कम हो गए। पहली बार तारीख में पिछले 60 साल में पहली बार 1.5 यानी 1.5% कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये जो फर्क 7.2 का फर्क है, अच्छा ठीक है तकरीबन 4,000। आज धामरा साहब से भी पूछते हैं कि उनकी पार्टी का क्या मौके पे इस हवाले से कैसे। सब आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। धामरा साहब, चीनी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है, आप लोग मुतमईन है या आपको भी नकाइस नजर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखें जी, इससे पहले भी जो खान साहब के काबीना के लोगों के खिलाफ जितनी भी चीजें आई हैं करप्शन के हवाले से, उनको हुआ कुछ नहीं, बल्कि उनको एक कुर्सी से उठा के एक पोर्टफोलियो से निकाल के दूसरे पोर्टफोलियो में डाल दिया गया। अब जारी ये रिपोर्ट आई है और शायद जिसका अंदाजा खान साहब को भी नहीं होगा, क्योंकि उनके बड़े दावे थे कि उनकी टीम में जो है वो कोई करप्ट लोग शामिल नहीं है और बड़ी छानबीन के पास उनकी काबीना जो है वो वजूद में आई है। और इसी खुशफहमी में आकर प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते थे कि ये रियासत मदीना की काबीना है और उनके वुज़रा है। अब जारी ये रिपोर्ट ने सारा जो है वो भरना फोड़ दिया है। अब उसके बाद जो है अब देखा जाए कि ये रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई तो कर दी थी, उनको डी नोटिफाई किया था ऐसी पोजीशन से जिसके लिए वो खुद चैलेंज करते थे कि मैं तो इस पोजीशन पे था ही नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं था। अब जाहिर है उसमें वसीम अकरम प्लस भी आ गए हैं और वसीम अकरम प्लस के बाद खुद खान साहब की क्रेडिबिलिटी कहाँ पे पहुंचेगी, जब लोग बार बार वसीम अकरम साहब की परफॉर्मेंस पे बात करते थे मगर वो कहते थे कि 5 साल यही रहेंगे और बड़े अच्छे आदमी हैं, ये है वो है। ये सारी चीजें खान साहब की तरफ भी बढ़ेंगी, ये यहाँ तक सिर्फ खत्म नहीं होगी। जिन जिन शख्सियात के हवाले से ये नाम आए हैं, ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, ये खुद खान साहब की जात के हवाले से भी जाएगी। अब देखते हैं कि वो अपनी इस क्रेडिबिलिटी को किस अंदाज में शो करते हैं कि वाकई रियासत मदीना है, या इसमें भी जिस तरह मादी में हुआ कि जो भी लोग दवाओं की कीमतों में अगर गुनाहगार साबित हुए तो उनको वजारत से निकाल के अपनी पार्लियामानी पार्टी का लीडर बना दिया गया, दवाओं की कीमतें वहीं रही और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सारे जो माजी के 2.25 साल की जो एक हिस्ट्री है इस हुकूमत की और खुद खान साहब की, कि दावे तो बड़े हैं कि जी ईमानदारी है, रियासत मदीना है, मगर वो दावे जो है वो डे 1 से खराब होते नजर आए आपको, मगर कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब इस कमीशन के बाद, रिपोर्ट के बाद जारी है कि उन सारे इदारों को जो कहते थे कि हम कार्रवाई करेंगे तो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। कार्रवाई के हवाले से धामरा साहब फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछते हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। नकवी साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपने धामरा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, शेख साहब का भी आपने मौक़िफ़ सुना। नकवी साहब, अब रिपोर्ट तो आ गई कमीशन की, क्या कार्रवाई वाकई होगी, ये सवाल अब तमाम लोग पूछ रहे हैं। देखिए बात सारी है कि पहले इनिशियल रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा वो डिले की गई, छुपाई गई, नहीं आएगी, नहीं शाया होगी, वो रिपोर्ट शाया होगी। उसमें कहा गया कि इंक्वायरी होगी। उन्होंने कहा इंक्वायरी रिपोर्ट इसलिए की गई है कि इन्हीं ने जहांगीर तरीन को और बाकी लोगों को छुड़वाने की कोशिश करनी है और आप देखेगा कि ये बाइंग टाइम वाला है। अब इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई। जब कोई हुकूमत कोई प्रोसेस को शुरू करती है और वो उसके हुकूमती इदारों को ये हवाले कर देती है रिपोर्ट, तो अब जितनी आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं
जिसमें नैब एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, SCCP का अपना एक इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपना प्रोटोकॉल है। इन सब के ऊपर उंगलियां उठी हैं। इन सबको अपनी अपनी कार्रवाइयां दुरुस्त करनी पड़ेंगी। मुल्क के अंदर बेटर गवर्नेंस और उससे जो है मुल्क के अंदर चोरी। हमारे शेख साहब जो हैं, कैसर शेख साहब, ये इनको बखूबी पता है, आपके बाकी शुरका को भी, कि इस मुल्क के अंदर कहा जाता है कि जितनी वाइट इकोनॉमी है उतनी ब्लैक इकोनॉमी। ये शुगर माफिया की इस रिपोर्ट से एक पूरा रास्ता और एक ट्रेल दिखाई जा रही है कि ब्लैक इकोनॉमी काम कैसे करे। और हमारी टैक्सेशन बेस उसी वक्त बढ़ेगी जब हम ब्लैक इकोनॉमी को वाइट इकोनॉमी में लेके आएंगे। कम से कम 80% ऑफ द ब्लैक इकोनॉमी हैज टू बी ब्रॉट बैक इनटू द ऑफिशियल वन, और उसको पे टैक्स लगना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान का सोल्यूशन जो है वो ये नहीं है कि कर्जे बढ़ाए जाए, कर्जे कम करने हैं तो कर्जे कम करने हैं तो आपको अपनी टैक्स बेस बढ़ानी पड़ेगी कि आप आवाम के वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स कर सकें, वरना इतनी बड़ी आबादी को नौकरियां देते रहना और उसको ग्रोथ रेट मेंटेन करना इस मुल्क के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी रिपोर्टें वेलकम करनी चाहिए और इन रिपोर्टों पे पूरी नजर रखनी चाहिए हर पाकिस्तानी को, हर मीडिया वाले को, हर सियासतदान को, कि इन रिपोर्ट्स के ऊपर एक्शन हो। कहते हैं कि कोई कहानी वेल बिगन जो होती है, इट्स ऑफ द वर्क डन। सो आई एम सेइंग कि ये रिपोर्ट जो है और इसके बाद जो अगली रिपोर्ट है IPPs की रिपोर्ट, जिसके अंदर नेप्रा के रोल के ऊपर, CPKG के रोल के ऊपर, रेगुलेटर्स के रोल के ऊपर बेतहाशा सवाल उठाए गए। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को छोड़ दिए, उनको ये तक नहीं पता चला उसके अंदर कि उन्हीं ने 2-2 दफा इंटरेस्ट दे दिया। तो ये सारी चीजें, सवालात जो है, ये बड़े अच्छी चीजें हैं, इनके ये बड़े मुस्बत इक़दामात हैं। और मैं समझता हूँ कोई भी जी शऊर आदमी होगा जो कारोबारी हो, वो ये समझेगा कि हमारी मुल्क के अंदर अगर रेगुलेटर एक्टिव हो जाएंगे तो वो इस मुल्क के लिए बेहतर है। सही, ठीक है जी। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुना नाजरीन ने, और नकवी साहब चूँकि हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करें, उनका मौक़िफ़ भी सुना। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ हो सकता है किसी को लगे चूँकि ऑपोजिशन इसलिए ये मौक़िफ़ दे रही है, हालांकि चाहे वो सही मौक़िफ़ दे रहे हो, और नकवी साहब जो भी मौक़िफ़ देंगे ज़ाहिरी बात है हुकूमत को रिप्रेजेंट करें तो हुकूमत के हक में मौक़िफ़ देंगे। लेकिन मेरे साथ एक सहाफ़ी मौजूद है, राना मुबशिर साहब, और अच्छे सहाफ़ी की निशानी होती है कि वो न्यूट्रल होता है, उसको जो सही लगता है, मुल्क के हक में लगता है, वो वही मौक़िफ़ देता है, और जो गलत लगता है उसको गलत कहता है। और राना मुबशिर साहब, मुझे बड़ा यकीन है कि आप एक अच्छे और न्यूट्रल सहाफ़ी हैं। आपकी तरफ आती हूँ, अब आप ज़रा बताइएगा, एक न्यूट्रल शख्स को, एक पाकिस्तानी को ये रिपोर्ट पब्लिक करना कैसा लग रहा है? क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह नहीं देखा कि अपने ही लोग जो कि वज़ीर-ए-आज़म के करीबी लोग हैं, जहांगीर तरीन साहब वज़ीर-ए-आज़म के कितने करीबी थे, अब इस तरह के लोग भी अगर मंजर आम पर आना शुरू हो जाएं, चाहे वो कह रहे हैं कि झूठ का पलंदा है, ये रिपोर्ट सही नहीं है, या जो भी वो उनका मौक़िफ़ है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? एक नया ट्रेंड तो एटलीस्ट सेट हो गया और ये आगे वाकई हम कह सकते हैं कि नए पाकिस्तान की एक बुनियाद रखी जा चुकी है। और साथ ही मैं पूछना चाहूँगी राना साहब, तहरीक इंसाफ की ये सियासी कामयाबी है या इससे नुकसान भी होगा? क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में सिस्टम इस तरह का था कि हमारे यहाँ लोगों को आदत नहीं है कि किसी को इस तरह बेनकाब किया जाए। अब लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाएंगे कि हम करीबी भी और हम एक्सपोज हो गए? डॉक्टर साहब, आप बड़े मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे, लेकिन फिर भी मैं विल बी वेरी ऑनेस्ट। देखें, जहां तक रिपोर्ट का मसला है, रिपोर्ट जो ये सामने लाई गई उसको जितना अप्रिशिएट कर सकते हैं हम उसको करना चाहिए। ठीक है जी, आप हुकूमत को, ठीक है, हम लोग हम क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमत को और करते रहेंगे, गलत चीजें जो भी सामने आएंगी जरूर करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट सामने लेके आना हुकूमत के लिए, हम हुकूमत को जितना क्रेडिट दे सकते हैं उतना कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल, क्योंकि मुश्किल हुकूमत के लिए होगी, बिल्कुल, और अपने आप को मुश्किल में डाल के इस तरह रिपोर्ट सामने लेकर आना बड़ी बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन गुजारिश ये है कि देखें, जहांगीर तरीन हो या उनके साथ जो 5 और लोग हैं वो हो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्राइम क्या हुआ, क्रिमिनल एक्ट जो है वो क्या हुआ। ठीक है, अगर जहांगीर तरीन ने किया क्राइम तो वो क्या क्राइम था अदर देन टैक्स एवेजन, उसके अलावा क्या क्राइम है, वो क्राइम क्या बनता है। मुझे कानून का इतना इल्म नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो मैं जानना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा, लर्न करना चाहूँगा कि वो क्या क्राइम है जो उन पे फिट आता है, उन 4-6 बंदों पे। नंबर 1, वो उस पे क्या मतलब होता ना जी, दफ़ा फलां लग गई, ए लग गई जी दफ़ा, ए फलाना क्राइम हो गया, वो दफ़ा क्या है जो उन पे लगेगी।
सही। वो मैं जानना चाहूंगा। नंबर एक मिनट फिरोज साहब, मैं बताता हूँ आप। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये है कि हर पार्टी के नकवी सब अंदर, कुछ कह रहे हर हैं पार्टी, जी। नकवी साहब जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई, मैंने उनको फ्रॉड की लगेगी, इनके जो चार्जेस हैं रिपोर्ट में उसमें फ्रॉड की लगती है। अच्छा चले, वो आप लगा दें अगर फ्रॉड की उस पे दफा, जी, राना साहब। बहुत अच्छी बात है। फिर उनको, फिर वो फ्रॉड की जो दफा लगाएंगे ना, जो भी लगाएगा उस पे आपको उनको घर पहुंचाना चाहिए, मतलब कि उसको आखिरी जो होता है ना, लास्ट डोर स्टेप तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उसका एंड रिजल्ट भी निकले। नंबर 1, वाजिद जिया साहब जो है बड़े अपराइट आदमी हैं, अब उसमें मैं डाउट नहीं करता, वाजिद जिया पे मैं डाउट नहीं करता। आगे चलते हैं, किसने दी सही। फाइनल जो नॉड था, फाइनल नॉड यानी कि फाइनल जो देखे कोई उन्होंने वायलेशन अगर की है किसी ने भी, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उन्होंने कौन सी वायलेशन की जब सब्सिडी ली उन्होंने। क्या वो हुकूमत का फैसला नहीं था जो सही। उन्होंने मनोमन उस पे अंदर से अपना रास्ता निकाला, इन सारे छह लोगों ने, 6 बिजनेसमैन ने या उनके साथ जो भी थे। सो हुकूमत ने फैसला किया हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट ने, काबीना ने, और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, तो ये फैसले तो हुए थे। उन्होंने जबरदस्ती जाके कोई छीन के सब्सिडी ली है, तो वो मैं जानना चाहूंगा। अगर उन्होंने हुकूमत के जो कवानीन थे या उस वक्त जो कानून बना हुआ था उसी को उनको मुताबिक अगर उन्होंने काम किया है, तो वो मुझे नजर आता है कि उन्होंने कोई उसमें वायलेशन नहीं की। मैं बड़ी ऑनेस्टली चल रहा हूँ साहब। अच्छा, दूसरी सही। बात यह है कि आप कहते हैं जनाब कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो है उसने सब्सिडी दी। चीफ मिनिस्टर सिंध ने तो सब्सिडी दी, वो ओमनी ग्रुप वालों को, अनवर मजीद को उसने सब्सिडी दी। उसने कौन सा छुप के दी, उसने तो सरेआम दी सब्सिडी। और उस वक्त दी चीफ मिनिस्टर सिंध ने, मुराद शाह ने सब्सिडी, जिस वक्त अनवर मजीद था, और उसके बेटे को सब्सिडी दी उसने। लेकिन वो मैं उसका यहाँ पे मुझे लिंक समझ नहीं आया, क्योंकि ये तकरीबन कोई 1.5 साल पुरानी बात होगी या उससे भी ज्यादा शायद बात होगी पुरानी। ये उस वक्त उसने सब्सिडी दी थी मुराद शाह ने। अच्छा चले, उसका मुझे लिंक नहीं समझ आया। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है जिसने सब्सिडी दी और जिसने हो सकता है, देखिए मैं उसको पिन पॉइंट करके नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है चीफ मिनिस्टर पंजाब जब कमीशन के सामने पेश हुआ हो तो उसने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी फाइनल स्टेटमेंट से पहले जिसमें उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहना पड़ा हो, कुछ लोगों ने कहा हो कि भाई ये की कर रहे हैं, मरवाएगा तू सानू। लेकिन एनीवेज उन्होंने जो फाइनल स्टेटमेंट दी उसी को माना जाएगा, ठीक है ना जी। सो मैं सब चीजें जानना चाहता हूँ। अगर देखे मुराद शाह जो है, चले जी वो निकम्मा आदमी है, 0 आदमी है, ठीक है। अच्छा, मुराद शाह की हुकूमत 0 है, चले जी वो भी मान लिया। लेकिन वो जो फैसले कर रहा था वो अपनी जहन अकल के मुताबिक कर रहा था, वो ठीक है, वो चल रहा था, वो ठीक है। अब ये आगे थोड़ा सा मैं ऑपोजिशन की तरफ चलता हूँ। ऑपोजिशन वाले क्यों शोर मचा रहे हैं, ठीक है, काम तो अच्छा कर गई हुकूमत, लेकिन ऑपोजिशन क्यों शोर मचा रही है? इसलिए मचा रही है कि आगे जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बढ़ना है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बढ़ना है, और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सबकी इन्वेस्टिगेशन करो, तो उसमें हाथ पड़ेगा उन शुगर मिलों वालों पर भी जो ऑपोजिशन में बैठे हुए। सो उन्होंने कोई सब्सिडी ली, उन्होंने इस दौर में यानी कि 2 साल में कोई कारोबार किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो पीछे जो उनके मुद्दे होंगे, पीछे जो उनके जो सारे खाते होंगे वो खोले जाएंगे। इसलिए वो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, वो पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। और इसलिए वो राना साहब पंजाबी में कहते हैं ना, जरा पंजाबी में आप बोल के सुना दें कि पेट उसी का दर्द होता है, इसने गाजरें खाई हैं। पंजाबी जरा जिन्ना खादियां गाजरा ढिड होना दे पीड़। अच्छा बहरहाल ये था। एनीवेज, सो मैंने सबको बता दिया, ऑपोजिशन का भी बता दिया। धामरा साहब सबकी बातों का जवाब लेते हैं राना साहब, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। धामरा साहब, आपने राना मुबशिर साहब की बातें सुनी, मेरे ख्याल से मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कैसे इन बातों को आप जस्टिफाई करेंगे, क्या जवाब है आपके पास? जी धामरा साहब शायद सुन नहीं। धामरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज जी। आपकी बिल्कुल कट के आ रही है।
मैंने कहा अगर आप राना मुबश्शिर साहब की किसी बात का जवाब देना चाहते हैं वो भी जरा दीजिएगा। साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि वजीर आजम साहब कहते हैं कि कितना भी ताकतवर हो मैं छोड़ूंगा नहीं, सबका हिसाब किताब होगा, तो फिर जहांगीर तरीन साहब का भी नाम इसी रिपोर्ट में है, फिर भी आप लोगों को रिपोर्ट जानिबदार क्यों लग रही है? ये ऐसा तो नहीं कुछ कहते हैं जी लाहौर से जो मोहब्बत है वो किसी और से मोहब्बत है, ये जो बुग्ज है या जो नफरत है वो रिपोर्ट से नहीं बेसिकली इमरान खान साहब से है? देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि इमरान खान साहब अगर करप्शन के खिलाफ है या होते तो जाहिर है माजी में इनकी 2 साल की हुकूमत में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए कि जिन जिन लोगों को काबीना से निकालना चाहिए था मगर वो काबीना में पोजीशन करके उनको लेते रहे। अब आगे चल के जाहिर है इस रिपोर्ट में जिस अंदाज में उन्होंने बनाई है और पीटीआई के अंदर खुद एक खिचड़ी पकी हुई थी कि अब ये रिपोर्ट जो है वो किन को खुश करेगी और किन को हिट करेगी, वो तो आगे आने वाले दिन ही बता सकेंगे कि किन से जान छुड़ाने के लिए भी बाज़ औक़ात इस तरह की जो चीज़ें करनी पड़ती हैं। मगर जहाँ तक सिंध की बात की है राना साहब ने, वहाँ पर तो ये पहले भी नैब के हवाले से इंक्वायरियाँ चल रही हैं, अदालतों में चल रही हैं, और इस रिपोर्ट के अंदर जो चीफ मिनिस्टर सिंध के हवाले से बात की गई है वो बेसिकली ये है कि इस रिपोर्ट का मैंडेट नहीं था, जो टीओआर थे उसमें मैंडेट नहीं था, जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया था उसमें। अरे जान छुड़वाने वाली आपने बात की धामरा साहब, यहीं से हम बात को काटें कि आपको लगता है कि जान छुड़वाने के लिए नाम आए? मुझे इमीडिएट ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के फौरन बाद आते हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद, और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या जान छुड़ाने वाली बात आपने कर दी? वेलकम बैक नाजरीन, तमाम मेहमानों को दोबारा तारुफ करवाती हूँ। आज इस धामरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कैसर अहमद शेख साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब और राना मुबश्शिर। तमाम मेहमानों को दोबारा से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वार्म वेलकम। शेख साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। चीनी बहरान के जिम्मेदारों की बात हो रही थी, लेकिन परेशान तो सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जिनको परेशानियों ने घेरा हुआ है। अगर मैं बात करूँ शहबाज शरीफ साहब की, पाकिस्तान आकर शेख साहब पछता तो नहीं रहे शहबाज शरीफ साहब? क्योंकि आए तो वो कोरोना से लड़ने के लिए थे, लेकिन यहाँ आके एक के बाद एक दूसरे मुकदमे में फंस रहे हैं। डॉक्टर फिदा, शहबाज शरीफ साहब के तो कई प्रोग्राम अपने वो डायरेक्ट इंटरव्यू आ रहे हैं। अभी भी मैं सुन रहा था उनको जियो पे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े क्लियर बता रहे हैं कि मैं कोरोना से लड़ने के लिए आए, और उन्होंने आके यहाँ अपने तय जो को कोशिशें थी वो की। लेकिन मैं दोबारा इस रिपोर्ट पे तो उनका एक ही पॉइंट वो बार बार सुनने को मिलता है कि मैं वजीर आजम बनने की मुझे ऑफर थी लेकिन बन नहीं सका। जी वो उन्होंने वो एक कॉलम आया, मैंने भी वो पढ़ा, तो यही सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, वो डायरेक्ट अब खुद जवाब दे रहे हैं। देखिए बात ये है कि इस वक्त ये बहुत बड़ा बुरहान सामने जो आया ना, इसमें अच्छा हो गया, ये जो आया इसमें सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसको सामने लाया गया, ये तो ठीक हो गई। लेकिन अब ये देखना ये है कि अभी तक मुल्क में जो आमदनी है ना मुल्क की, जब से ये आए हैं एक साल में कोई 4000 अरब रुपए सालाना कम हो गई है। अच्छा, ये साफ सुथरे लोग हैं और पिछली हुकूमतों पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन जो रेवेन्यू था, क्योंकि मैं खुद रॉ फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन, जो रेवेन्यू हमारा FBR का था ना, वो भी हासिल नहीं हो सका। 115 रुपए डॉलर से जो रेवेन्यू बनता था, आज 160 रुपए डॉलर पे वही रेवेन्यू मिल रहा है। तो साफ सुथरे अगर बिल्कुल वो पिछली हुकूमतें ये इनके इल्ज़ाम के मुताबिक उन्होंने कोई गलत काम किए तो इनको इम्प्रूव करना चाहिए था ना। मैं आसान सी बातें कर रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा, लेकिन राना मुबश्शिर साहब ने बड़ी तफसील से बात की कि भाई अगर कोई जुर्म है तो एक तो उन पर जुर्म लगाइए। खुद तो इन्होंने सब्सिडी का ऐलान किया, जब 115 रुपए डॉलर था, जब हुकूमत हमारी हमने छोड़ी 115-20 रुपए था, उस वक्त तो फिर भी एक्सपोर्ट का जवाब था या कोई सब्सिडी का जवाब था। जब 160 रुपए हो गया तो डॉलर बार की कीमत तो वही रही चीनी की डॉलर में, इन्होंने तकरीबन 33% इनको बाहर से कीमत ज़्यादा मिल गई। फिर हुकूमत का फ़र्ज था कि वो कीमत को एडजस्ट करते और सब्सिडी का ऐलान खत्म कर। सब्सिडी की वजह से देखिए वो तो 3-4 अरब रुपए जो हुआ वो नहीं है मसला। मसला ये है कि जो लोगों को 200-300 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जो चंद लोगों को फायदा, वो कोई भी हो, किसी पार्टी से भी हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक जो शमीम नकवी साहब ने सही बात की, लेकिन जो हकीकत है उसको सामने हम लाएंगे तो मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा ना। इसमें सिर्फ ये पार्टी की बात नहीं कि हमारी पार्टी के वक्त क्या हुआ या अब क्या हो रहा है।
मुल्क को आगे बढ़ाइए ना। मैं तो साफ सुथरी बात कर रहा हूँ कि ना ही मुल्क का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ना ही मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ी, एक्सपोर्ट भी कम हो गई, डॉलर महंगाई अलग हो गई, फिर लोगों को बेरोजगारी हो गई, करोड़ों लोग जो है वो जो पहले गरीब नहीं थे अब गरीब हो गए। चलो मैं कोई क्रिटिसाइज करना नहीं चाह रहा, मैं तो अभी ये भी यही चाह रहा हूँ कि ये समझिए कि ये वापस अगर आ जाएगी, जो रकम इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, ये अगर वसूल कर पाएंगे, या कि खुद कहते हैं कि हम वसूल कर लेंगे, अगर वसूल कर लेंगे तो कितना वसूल करेंगे, सीधी सीधी बात करें ना। रकम तो लूट दी गई, जो कुछ हुआ इनकी नायाली की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, जो कि कैबिनेट में फैसले हुए। इसका जवाब मैं नकवी साहब आपसे लूंगी, लेकिन पहले मैं शेख साहब ठीक है आपका पॉइंट है, पहले मैं धामरा साहब आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। मुझे ब्रेक पे जाना था और आप कुछ कह रहे थे, आपकी गुफ्तगू वहीं से मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यू हो। मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, वहीं से कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं यही कह रहा था, पहली बात तो ये बातें जो है ये यहाँ तक खत्म नहीं होंगी, ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब भी बढ़ेंगी, क्योंकि ये किसी ब्यूरोक्रेटिकल जो है वो उसकी वजह से ये नहीं हुई है सारी सब्सिडी और करप्शन, ये या गलत फैसले, ये चीफ मिनिस्टर लेवल पे हुए हैं। और वो चीफ मिनिस्टर जो अपनी शायद सांस भी लेता है तो बन्नी गाला से पूछ के लेता है, इसीलिए ये सारे ताने बाने जो हैं वो वहां पे चले जाएंगे। और दूसरी मैंने बात की कि हो सकता पीटीआई के अंदर ये ढक चुकी बात तो है नहीं कि खुद प्राइम मिनिस्टर के लिए जो सीरियस लोग हैं वो उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ से जहांगीर तरीन ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स जो है वो पीटीआई के अंदर मौजूद है। तो जाहिर है किसी ना किसी को रास्ता रोकने के लिए, किसी ना किसी को फिलहाल छुट्टी कराने के लिए इस तरह की बातें की गई हों, और आगे देखते हैं कि क्या होता है सीरियसली। बाकी पीटीआई के अंदर प्राइम मिनिस्टर के सीरियस कैंडिडेट, यानी आप धामरा साहब आप अब भी ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छी रिवायत है, एक अच्छा ट्रेंड सेट किया गया कि रिपोर्ट्स पब्लिक को हो रही हैं, जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो अपने हैं, चाहे वो पराए हैं, चाहे वो करीबी हैं, चाहे नहीं हैं, उनके नाम रद्दो बदल के बगैर सामने आ रहे हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कि ये जो नाम भी सामने आया ये भी किसी से छुटकारा पाने वाली बात है? मेरा ये ओपिनियन है, मैं उस पर कायम हूँ। बाकी जहाँ तक रिपोर्ट शाया होने की बात है और रिपोर्ट कराने वाली बात है, ये रिपोर्ट पहले लीक हुई और उसके बाद उसको ओनरशिप दी गई और उसके बाद इसको एक्सटेंशन देके फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, नंबर 1, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये रिपोर्ट आना बड़ी बात नहीं है। इससे पहले इसी हुकूमत के अंदर जिन जिन लोगों के ऊपर चार्जेस हुई हैं वो काबीना के अंदर ही मौजूद रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सच नहीं हुई है। तो आपके पास ये कहने को नहीं है कि अगर फलां मिनिस्टर के खिलाफ औदियात की जो कीमतें बढ़ी थी तो उसको सजा दी गई, सवाती साहब से जो है वो निकाल दिया गया तो अभी तक वो काबीना का हिस्सा नहीं बन सके, खुसरो साहब को जो है वो पिछली सीटों से बुला के आगे बिठाया गया, सिर्फ जहांगीर तरीन को डी नोटिफाई किया गया था ऐसी पोजीशन से जिसको वो चैलेंज करते रहे कि मैं इस पोजीशन पे था ही नहीं। तो इस तरह के हुकूमत के जो फैसले हैं वो आपके सामने है। ठीक है जी, हुकूमत के फैसले ठीक है हमारे सामने। तो नकवी साहब आपकी तरफ आते, फिर राना साहब आपकी तरफ आऊंगी। नकवी साहब, वाकई जो लीक होने वाली बात हो रही है, रिपोर्ट लीक हुई है, एक तो ज़रा ये क्लियर कर दीजिए। और ये बात आपको पता है कि आप लोगों के साथ सारी ज़िंदगी जुड़ी रहेगी, क्योंकि वो तो नहीं मान रहे कि ये एक अच्छा इकदाम है या एक अच्छी रिवायत है, अच्छा ट्रेंड सेट किया गया, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि छुटकारा हासिल करने के लिए कुछ लोगों से उनके नाम आ जाते हैं। इस तरह कैसे देखते हैं आप? और साथ ही मैं जानना चाहूँगी नकवी साहब कि असद उमर साहब के मुताबिक उनको शुगर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की इजाज़त देने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, यानी हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ में भी ब्लैकमेलर्स मौजूद हैं। देखिए, मैं पहली चीज तो मैं आपको तो थोड़ा सा ले जाता हूँ, इन सब के जवाब में एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। 2 फैसले और इस हफ्ते हुए जी, इसके अंदर एक बड़ा फैसला सेनेट के इलेक्शंस का है जो कि इन पार्टियों ने कभी नहीं किया। हमने कहा है कि चेंज ऑफ रूल्स हो और अब शो ऑफ हैंड्स के साथ होगा, कि ओपनली होगा, सीक्रेट बैलेटिंग खत्म, नो हेरा फेरी, नो आगे पीछे, ठीक है जी, उसकी तारीफ कर दे, उसके तो कोई रिपोर्ट नहीं है। दूसरा, बड़े जोर से आ रहा था कि जी इनके पास एडवाइजर्स के बारे में कोई नहीं पता कहाँ से आए, वो भी आज खान साहब ने कह दिया सब अपने हिसाब से डिक्लेयर करें, वो भी सबको नजर आ जाएगा। अब आती है, पहले इन्होंने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट, वो जो रिपोर्ट थी वो लीक हुई। अब ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है 385 सफ़े की, कहाँ छपी पहले जरा बता दें, किसके पास थी? अगर है सबूत ले आइए। पीआईडी पे भी आफ्टर द कैबिनेट अप्रूवल मीटिंग हुई है, उससे पहले मीडिया में भी किसी के पास नहीं थी, कल शाम तक भी किसी के पास नहीं थी। तो कौन सी लीक की बात कर रहे हैं? फिर बात ये कि देखिए, यही तो हिम्मत की बात है
जहांगीर तरीन साहब हम एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन इन द कंट्री एज फार एज प्रोफेशनलिज्म इज कंसर्न। JDW की कंपनीज का, उनके फार्म्स का ताल्लुक है, मिसाली कारोबार करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं ने भी, यहाँ इशू क्या है जो राना मुबश्शिर साहब ने है, मैं सबको मेन इशू ये है कि रेगुलेटर को एक मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कन्विंस की जा रही थी कि अगर आप सब्सिडी नहीं देंगे तो हम फार्मर को वो प्राइस नहीं दे सकते जो फार्मर मांग रहा है, जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, हम फार्मर को नहीं देंगे। फार्मर को जी गन्ना खरीदने की कीमत 170 रुपए डिक्लेयर, उसके बावजूद फार्मर को जो है इन्होंने 140 रुपए दिए, 30 की पर्चियां वैसे एक, ठीक है जी। दूसरी चीज ये कि उन्होंने पूरी शुगर को, जिसके आपको पता है शुगर केन का सीजन जो होता है वो 4 से 6 माह होता है टोटल, 6 महीने फैक्ट्रियां बंद रहती, शुगर हुआ, क्रश हुआ, शुगर बन गई, स्टोर हो गई। जब उन्होंने कहा कि इस दफा बम्पर क्रॉप ऑफ शुगर हुआ है, अब इसको पाकिस्तान में क्या करें, तो हमें एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट की इजाजत हुई तो उस वक्त उनसे सब्सिडी वापस उन्हें कर देनी चाहिए थी, बिकॉज वो उन्होंने की नहीं, बिकॉज अब उसका ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट में उन्हें जो मार्जिन एक्स्ट्रा मिल रहा था ड्यू टू डीवैल्यूएशन या बेटर प्राइसिंग, व्हाटएवर, इससे पहले बैन थी, उसके लिए वो सबसे, तो ये फ्रॉड के कमरे में आता है, और जो जो फ्रॉड में होगा वो होगा। जहां तक सिंध का ताल्लुक है और मुराद अली शाह साहब का ताल्लुक है, सबसे बड़ा फ्रॉड तो आपको JIT में आया हुआ है। थट्टा शुगर मिल को 100 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया सिंध बैंक से, और थट्टा शुगर मिल के अंदर एक स्क्रू नहीं लगाया गया, वो उस दिन भी बंद थी, आज भी बंद है। सब्सिडी की भी बात आएगी, जो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर वो निकल गए, चले गए और नहीं रिपोर्ट किया, क्या ही अच्छा होता कि वो कहते कि मैं जा रहा हूँ, आपको जो सवाल पूछते मैं उनके जवाब दूंगा, और उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज है उसके साथ एक डिसेंटिंग नोट। चलिए, मेरे प्रोड्यूसर रजा भी कह रहे हैं कि अब आपने जो भी सवाल पूछना उसका जवाब आप लेंगी, हमें भी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद राना मुबश्शिर साहब डायरेक्ट मैं आपकी तरफ आऊंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। मेरे साथ मौजूद है कैसर अहमद शेख साहब, आजिज़ धामरा साहब, राना मुबश्शिर साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब। राना मुबश्शिर साहब, आपकी तरफ आ चाहूँगी। पूरी सिचुएशन आपके सामने है, कोरोना का मसला भी आपके सामने, एक आलमी वबा है जिससे तमाम दुनिया इस टाइम पे लड़ रही है। कहते हैं जी लड़ना है, डरना नहीं है, लड़ना है, एहतियात के साथ लड़ना है। फिर ये जो चीनी बुरहान के हवाले से रिपोर्ट है वो भी आपके सामने है। मतलब मुझे तो लगता है एक अच्छी रिवायत है, एक अच्छा ट्रेंड है, खैर अपोजिशन का अपना एक मौक़िफ़ है। अब ऐसे में इंतखाबात की बातें करना, इलेक्शन हो जाएं, कोई इंतखाबात के मुतालिबे कर रहा है, कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, कोई किसी को बुरा कह रहा है, ये सिचुएशन आपको कैसी लगती है? और अगर ऐसे में इंतखाबात हो जाते हैं, जो कि मुमकिन तो नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि इक़्तिदार दोबारा इमरान खान साहब को मिलेगा? देखिए, पहले मैं इलेक्शंस का आपका जवाब दे दूं। बेसिकली अगर ये साल देखा जाए, जो साल गुजर रहा है, इसमें 2020 की अगर बात करें तो यहाँ पे तो इलेक्शन 2020 में होते हुए नजर नहीं आते, ना हो सकते हैं। सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे आपके सामने है, वबा फैली हुई है, कोविड है, तो इलेक्शंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत तीर मारा ना, अगर बहुत यहाँ पे जनाब आपने देखा कि जल्दी अगर इलेक्शन हो गए, तो मेरा जाती ख्याल ही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस इज नॉट द इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग विद यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय एनालिसिस। बहुत तीर मारा। इमरान खान साहब कहेंगे जनाब 2 साल बाद कहेंगे कि जी 1 साल पहले या 6 महीने पहले इलेक्शन करा लेते। सो ये हो सकता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि ऑपोजिशन देखें, ऑपोजिशन के पास डिस्पाइट द फैक्ट कि जितना मीडिया है, मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया want to stand with the opposition, they're trying to stand with the opposition, उनको प्लीड करना चाहते हैं उनका केस ऑपोजिशन वालों का, मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया। लेकिन ऑपोजिशन के पास पल्ले है ही कख नहीं, वो बेचने से है ही कुछ नहीं होना कौन, ठीक है। सो वो वहां पे इशू जनाब खत्म हो जाता है। सेकेंडली एक बात अभी हो रही थी यहाँ पे कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पाकिस्तान की खराब है और 2 साल से खराब है और PTI वाले कुछ नहीं कर सके। चलो जी ठीक है, मैं सिर्फ एक सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल है, आखिरी साल जो था नून लीग की हुकूमत का आखिरी साल, उसमें जितनी रुथलेस बोरोइंग हुई, जितने कर्जे लिए गए और जो किस्तें वापस करनी थी और वापस नहीं की गई और उसको अगले साल के लिए पेंडिंग रखा गया ताकि नई हुकूमत जो भी आएगी
उसके मत्थे पुरानी किस्तें भी लग जाए, कुछ किस्तें पुरानी भी लग जाए, और कुछ जनाब जो कर्जे जो अनयूजुअल इंटरेस्ट रेट पे लिए थे वो भी उनके जिम्मे पड़ जाए। ये पीटीआई वाले जो हैं ये क्यों नहीं बताते कि जनाब पिछले अरसे में जो किस्तें आखिरी साल में नून लीग वालों ने जो लिए थे, जो कर्जे लिए थे, वो अनयूजुअल इंटरेस्ट रेट्स पे लिए थे, रुथलेस बोरोइंग की थी, और कई साथ जो है उन्होंने वापस नहीं की। ये पीटीआई का काम है, हुकूमत का काम है, उन्हें चाहिए था वो लोगों के सामने ला के बताते। नाउ सेकेंडली, अब मैं जरा पीटीआई की तरफ आऊंगा। पीटीआई वालों ने यहाँ पे कोई दूध और शहद की नहरें नहीं फैलाई डाल दी यहाँ के जनाब सब लोग, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। नो, एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी, बट यहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं जो इस पिछले 2 साल में मिस्टेक्स नहीं हुई, ब्लंडर्स हुए, ठीक है, और वो गवर्नेंस के ब्लंडर्स हैं ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मिस्टेक्स जो है इग्नोरेबल होती हैं, when you're working you're bound to make mistakes, but when you make blunders that's not on, ठीक है, क्योंकि we are not guinea pigs, हम लोग कोई लेबोरेटरी नहीं है कि हमारे पे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, सो वो गलत है। तीसरी बात मैं एक और आपसे करना चाहूंगा, जहांगीर तरीन साहब पे नजला क्यों गिरा, मैं ये जानना चाहता। देखिए हर पार्टी में ग्रुप्स हैं, सबको पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और मैं कोई नई बात भी नहीं कर रहा। जहांगीर तरीन साहब का भी अपना ग्रुप है, था पीटीआई के अंदर, ठीक है जी, और जहांगीर तरीन साहब का वो ग्रुप जो है आहिस्ता जो है ना फिजल आउट होता गया, ठीक है जी, वो फिजल आउट होता रहा, पिछले 1.5 साल से फिजल आउट हो रहा था, ठीक है जी। जहांगीर तरीन साहब जो है वो उनकी पोजीशन पार्टी के अंदर नहीं थी जो पहले थी, जब से हुकूमत आई, शुरू के हो सकता है 4-6 महीने हो, लेकिन उसके बाद पिछले 1.5 साल से जहांगीर तरीन साहब की वो पोजीशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? देखिए सवाल ये बनता है कि क्यों नहीं थी। इसलिए है कि वंस ही वाज लाइक द ब्लू आइड ऑफ इमरान खान साहब का ब्लू आइड थे, और एकदम क्या हो गया ऐसे। मेरा सवाल है, मैं कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा, मेरा सवाल है क्या ऐसे तो नहीं हुआ कि जहांगीर तरीन साहब ने पीटीआई के 2 वजीर, सिटिंग वजीर इस वक्त जो हैं, क्या उन्होंने कहीं उनसे कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी कि चलो जी पार्टी टेक ओवर कर लेते हैं या नई पार्टी बना लेते हैं, या हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी बात ऑपोजिशन जिस वक्त अलाइज हैं पीटीआई के, उनमें से किसी शख्स के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी कि जनाब हम नई पार्टी बना लेते हैं, और वो रिपोर्टें सारी या वो इंटेलिजेंस आउटफिट्स तो है ना जी, सब जगह है, हो सकता है वो कोई वीडियो कोई ऑडियो हो सकता है वजीर आजम साहब के पास चली गई हो। सवाल है मेरा मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अच्छा राना साहब, आपके सवाल में से मैं भी सवाल निकालती हूँ ना, नकवी साहब से पूछ लेते, बल्कि आपसे पहले मैं जवाब चाहूंगी कि इसका मतलब ये कि अगर अभी भी वो ब्लू आइड होते और अभी भी वो करीब होते तो फिर ये नजला उनके ऊपर ना गिरता, या जो नजला गिरा ये इसलिए गिरा है कि वो करीब नहीं है, ये मेरिट पे नहीं गिरा? मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं, फिर आप नकवी साहब के पास जरूर जाइएगा। आपके सवाल से ये चीज ज़हनों में गर्दिश करेगी, इसलिए मैंने कहा आपसे क्लियर कर लेती हूँ, मेरे ज़हन में, नाज़रीन के ज़हन में भी आ सकता है। जी हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन एक बात ज़हन में रखें आप, देखें जहांगीर तरीन साहब पे आगे जो मैंने आपको बात बताई है ना, जो आगे होने जा रहा है वो ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी ने जो दी हो यहाँ पे सब्सिडीज, या यहाँ पे जनाब नून लीग वालों ने जो लियो सब्सिडीज, वो सारी जो है ना वो सामने खाते खुलने हैं अब, ठीक है, और वो खाते खुलेंगे और वो सामने आएंगी चीजें। जेआईटी को मत भूलें आप, जेआईटी जो बनी थी, जो वहां पे जिसने मुख्तसर से यानी कि 3 महीने के अरसे में कराची में जो जेआईटी बनी थी, उसने सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट्स जनाब वहां पे दे दी थी, जमा करा दी थी। 90 दिन के अंदर जेआईटी ने विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नई चीजें जमा कराई। ठीक है राना साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब शेख साहब आपकी तरफ मुझे आना है, आपने राना मुबशिर साहब की भी गुफ्तगू सुनी शेख साहब, अब आगे क्या होने जा रहा है शेख साहब? आप भी गहरी नजर रखते हैं और आपने बाल सफेद किए हैं सियासत में, क्या देखते हैं आप आगे? डॉक्टर फिदा, एक बात तो अच्छी है, आपका प्रोग्राम कामयाब इसलिए है कि आप हर एक की बात बड़ी तसल्ली से उससे करवाती हैं, इसलिए आपका प्रोग्राम भी बड़ा हिट होता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए ये राना साहब मुबशिर साहब ने बातें की, ये अपनी जगह पे देखिए ना, बात ये है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम होना, या कि किसका नाम आगे आएगा या नहीं, जिसका भी आएगा आने दें और उसको तहकीक होने दें, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ हम इसी पे लड़ते रहें कि वो ये किसका नाम आएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आम लोगों का क्या हाल है।
दुनिया की इस वक्त आप निकाल लीजिए ना, आबादी में, दुनिया की आबादी में पाकिस्तान की आबादी 30वां हिस्सा, यानी 3% से ज़्यादा है हमारी आबादी, 30वां हिस्सा आबादी है दुनिया की। लेकिन हमारी आमदनी जो है ना, वो पूरी दुनिया की भी अगर एवरेज ले लें तो 300 में से एक हिस्सा है। हमारी आमदनी 300 में से एक है, जबकि हमारी आबादी 30 में से एक है। तो हमें उसका, शेख साहब सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये नाम आना उसी से रिलेटेड है जो आप बात कर रहे हैं। देखें हमारे मुल्क के हालात क्यों इस तरह के, क्योंकि करप्शन वाले लोग करप्शन फैला रहे हैं, करप्शन में सरगर्म है। जब उनके नाम आएंगे, उनको बेनकाब किया जाएगा, तो वो जो पैसा पाकिस्तान का करप्शन की नजर होता है वो अवाम को मिलेगा, मसले खुद ही हल हो जाएंगे। ये नाम आना कनेक्टेड है अवाम के साथ। मैं कब मना, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि अच्छा हुआ ये आ गई रिपोर्ट। और ये नाम आना भी, ये पिछले इलेक्शन से पहले की बात कर रहे हैं ना, नाम जो आना है वो चलता रहे, वो करें, बिल्कुल जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ एक्शन करें, लेकिन कुछ रिजल्ट निकले। अगर मुल्क नीचे चला जाता रहेगा, मुल्क का भी तो सोचे, लोगों का भी सोचे, आम लोगों का जो मामला बना हुआ है, जो बात तो हमने ये करना है ना कि मुल्क का म्यार जिंदगी लोगों की नीचे जा रही है, महंगाई हो रही है, आमदनी कम हो रही है पाकिस्तान की, हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है। हमारे यहाँ ये कर्जों की बात की राना मुबशर साहब, अब आप बताइए कि इन्होंने 1.5-2 साल में जितने कर्जे ले लिए वो हमारे पूरे 5 साल के कर्जे थे। ये तो फिगर सबके सामने है, मैं कोई इतराज़ नहीं कर रहा। फिगर जो होती हैं, हर एक स्टेट बैंक फिगर देता है और हर एक के बाद ओपन होती है। तो ये कर्जे जो है वो तो उसी बुनियाद पे ये कह रहे थे, जो कुछ ये करना चाह रहे हैं, कोई मुल्क की बेहतरी की भी बात कर रहे हैं। साहब आपका पॉइंट आ गया, लास्ट कुछ मिनट्स हैं, मुझे नकवी साहब की तरफ भी जाना है। फिरदौस साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ। ये जो सिंध में गवर्नर राज का मुतालिबा किया गया था, वो बड़ा, फिर आप खबरों में आपका ही नाम आपने सुना होगा, बार बार अपनी तस्वीर भी देखी होगी, तनकीद भी कर रहे थे लोग। और मुर्तज़ा वहाब साहब तो कह रहे थे जी हम तो सीरियस भी नहीं लेते ऐसी बातें करने वालों को। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंध में तो इतने बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं कि लोग बाहर से इलाज करवाने आते हैं। तो फिर नकवी साहब अगर सिंध के हॉस्पिटल्स इतने बेहतर हैं, फिर आप तो तनकीद आपकी बनती नहीं है किसी भी चीज़ पे। दीवाना लगता तो नहीं हूँ, वो चाहे मुझे कुछ भी कह दें। जब मैं शुरू होऊंगा, अव्वल तो मैंने गवर्नर राज की बात नहीं की, मैंने बात की कि वफाक को अपना रोल अदा करना चाहिए। सिंध के हालात दुरुस्त नहीं, और अगर सिंध के हालात दुरुस्त नहीं है तो उसके सबूत में एक पहाड़े की तरह पढ़ के सुना सकता हूँ कि K4 का मंसूबा 2007 से 2020 हो गया, कराची को एक कतरा पानी ही नहीं मिला। कराची में 27,000 बसें चलती हैं, कराची में 4,000 बसें चलती हैं। सिंध के अंदर 90% बीमार, यानी नकवी साहब सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये भी क्लियर कर दीजिए कि बात क्या की जाती है और वो समझ क्या आती है और उसमें से क्या कहानी निकल पड़ती है। आप ये कहना चाहते हैं कुछ और कहानी चल पड़ती है? मैंने कहा कि आइन के अंदर 3 शिकें हैं जो मेरी नजर से गुजरी। एक शिक है 149, आर्टिकल 149, एक शिक है 234 और एक शिक है 235। 235 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगती है फाइनेंसेस ऑफ द प्रोविंस और उसकी बजटिंग एलोकेशन के ऊपर अपना परव्यू रखने शुरू हो जाते हैं। 234 जो है वो गवर्नर राजे के चीफ मिनिस्टर को मुअत्तल कर दिया जाता है और उसके लिए वो एक दफा लगता है 60 दिन के लिए, बाकी उसकी 2 एक्सटेंशन है, उससे मजलिस शूरा को लेना पड़ता है। यही 235 का भी असूल है। 149(4) जो एक आर्टिकल है उसके अंदर चीफ मिनिस्टर इज बाउंड टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अब मेरी जो रिकमेंडेड एक्शन है फेडरल गवर्नमेंट, एंकर भी बाउंड होता है कि अगर प्रोड्यूसर कह दे कि जी क्लोजिंग फौरन दे दें तो मुझे क्लोजिंग पे जाना है। बहुत शुक्रिया, सॉरी आपकी बात यहीं पे रह गई, प्रोग्राम हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, कल है जुमा और जुमे के दिन होगा पाक भारत टाकरा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।